Hello friends, welcome to ACUPSC. So as all we know, we are discussing environmental and ecological section from Udan magazine, which would be most important for our prelims 2025. Okay, so today's topic is we are discussing chapter number 7, National Environmental Legislation. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इसमें देखेंगे हम कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन. तो इसमें क्या लिखा हुआ है? द ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लैग्ड इन्वायरमेंटल सेफ्टी प्रोविजन. तो जो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तो क्या लैग था उसमें? कॉन्स्टिट्यूशनल लैग इन्वायरमेंटल सेफ्टी प्रोविजन. लेकिन फिर 1976 में एक अमेंडमेंट आया, दैट इज 47 अमेंडमेंट एक्ट, दैट एडेड सिटीजन्स ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट अंडर आर्टिकल 51A(G). तो आर्टिकल 51 का क्लॉज ए का क्लॉज जी के तहत वी विल प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट, वाइल आर्टिकल 48A मैंडेट्स स्टेट एक्शन. अब आर्टिकल 21 भी कुछ गारंटी करता है. क्या करता है? राइट टू हेल्दी इन्वायरमेंट. उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट दैट इज 1980 में जो सेटअप हुआ था बिकेम द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट इन 1985, देन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन 2014. तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले क्या था ये डिपार्टमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, फिर वो क्या चेंज होकर बन गया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट, उसके बाद फिर वो एज इन देन द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज बन गया 2014 में. अब पॉल्यूशन रिलेटेड लॉज में अगर देखा जाए तो द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 डिफाइंड टर्म्स लाइक पॉल्यूशन, सीवेज, एफ्लुएंट स्ट्रीम्स एंड बोर्ड्स. उसमें रेगुलेटरी अथॉरिटी देखा जाए तो लेड टू फॉर्मेशन ऑफ स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड दैट इज SPCBs, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCBs, एंड ग्रांट देम पावर टू टेस्ट इक्विपमेंट्स एंड सैंपल फॉर पर्पस ऑफ एनालिसिस. उसके बाद 1988 अमेंडमेंट एक्ट एम्पावर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू डायरेक्टली क्लोज अ डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट. ओके, मतलब जो डिफॉल्ट करता है उसको सीधा क्लोज कर देना है. उसके बाद सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड CPCB ये है क्या? तो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है. तो किसके तहत है? तो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1974 के तहत है, जो इंटरेस्ट करता है मोर पावर एंड फंक्शन अंडर द एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल पॉल्यूशन एक्ट 1981 के तहत. उधर प्रोवाइड्स टेक्निकल सर्विस टू MOEFCC अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और ओवरसीज द नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम दैट इज NEMP and water quality monitoring that is WQM. और the air that is the prevention and control of pollution act 1981 ये क्या कहता है? तो enacted under article 253 to implement the 1972 Stockholm Conference decision. फिर defined terms like air pollution, air pollutants. Central and state water board have been entrusted with the task of controlling and preventing the air pollution. उसके बाद द एक्ट क्या ग्रांट करता है? तो पावर ग्रांट करता है टू स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू टेस्ट द इक्विपमेंट एंड टेक्स सैंपल्स. उसके बाद इन 1987 अमेंड हुआ था, दैट इज द अमेंडमेंट एक्सटेंडेड द एक्ट टू इंक्लूड नॉइज पॉल्यूशन. उसके बाद 1988 अमेंडमेंट एम्पावर्ड स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड एंड सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड टू क्लोज डिफॉल्टिंग इंडस्ट्रियल प्लांट्स. फिर इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 ये कब पूछा गया था? UPSC 2019 में. जो क्या कहता है? द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 प्रोवाइड्स अ फ्रेमवर्क फॉर सेफगार्डिंग द इन्वायरमेंट, एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल थ्रेट्स एंड इंश्योरिंग स्विफ्ट रिस्पॉन्स टू सच सिचुएशंस. जिसका बैकग्राउंड किस तरह रहेगा? तो इनेक्टेड टू इम्प्लीमेंट डिसीजन फ्रॉम द स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस एम्ड एट इन्वायरमेंटल इम्प्रूवमेंट. The Environment Protection Act 1986 was enacted to improve and protect India's environment in response to Bhopal gas tragedy and gaps in environmental legislation. फिर power to central government. तो power of central government क्या होगा? तो the act grants broad powers to central government, बहुत broad power grant कर रहा है, जैसे कि to prevent the environmental pollution में जैसे कि देखा जाए तो the establishing authority to address environmental issues specific to different regions. उसके बाद डेवलपिंग नेशंस प्रोग्राम्स फॉर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड अमेंडमेंट. फिर सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर इन्वायरमेंटल क्वालिटी एंड पॉल्यूशन कंट्रोल मेजर्स. फिर इशूइंग डायरेक्शंस टू क्लोज और regulate industries, operations or processes. फिर control the supply of services such as electricity or water. फिर authority to issue direct order that is including order to close, prohibit or regulate any industries. फिर power to entry for examination, testing of equipments and other purposes, and power to analyze the sample of air, water, soil or any other substances from any place. उसके बाद प्रिपरेशंस ऑफ कोड्स, गाइड्स एंड मैनुअल्स. फिर सच अदर मैटर्स आर सेंट्रल गवर्नमेंट डीम्स नेसेसरी और एक्सपेडेंट फॉर पर्पस ऑफ सिक्योरिंग द इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द एक्ट. अब देखते हैं ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज में क्या है. सबसे पहले अगर ऑफेंसेस देखेंगे तो नो कॉम्प्लायंस और वायलेशंस
to no compliance or violation of acts provisions constitute an offense, और cognizance में देखा जाए तो court can only act as a complaint filed by central government or its authorized authority or individual providing 60 days prior notice to government. ओके, अब इसमें से पेनल्टी देखा जाए तो कितना इम्प्रिजमेंट है, 5 साल का, या फिर फाइन कब कितना का, 1 लाख, और दोनों हो सकता है, मतलब 5 लाख का फाइन भी हो सकता है, 1 लाख का फाइन भी हो सकता है, और 5 ईयर्स का इम्प्रिजमेंट भी हो सकता है. उसके बाद फॉर कंटिन्यूड वायलेशन एडिशन फाइन ऑफ ₹5,000 पर डे. अगर फिर वो चलता रहा एज इन फॉर नॉर्मल पीरियड तो पर डे 5,000 के हिसाब से आपको फाइन देना पड़ेगा. उसके बाद फॉर एक्सटेंडेड वायलेशन ओवर 1 ईयर इम्प्रिजमेंट अप टू 7 ईयर. फिर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड रिलेटेड प्रोविजन में देखा जाए तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1865 ये क्या कहता है, तो द एक्ट allows the British government to declare any land covered with trees as a government force. उसके बाद इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878 ये क्या कहता है, तो द एक्ट क्लासिफाइड फॉरेस्ट इनटू रिजर्व, प्रोटेक्टेड एंड विलेज फॉरेस्ट. विद द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1972 दैट इज IFA 1927 ये क्या कहता है, सॉरी फॉर 1972 इट्स 1927 ये क्या कहता है, तो द एक्ट इज लार्जली बेस्ड ऑन प्रीवियस इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इम्प्लीमेंटेड अंडर द ब्रिटिश. द मोस्ट फेमस इज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1878. तो इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 जो है ना वो किस पे बेस्ड है, 1878 पे, जो क्या प्रोवाइड करता है, लीगल फ्रेमवर्क फॉर द प्रोटेक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड ड्यूटीज एंड लिवेबल ऑन टिम्बर्स. उसके बाद प्रोवाइड्स फॉर अ प्रोसीजर टू बी फॉलोड फॉर डिक्लेयरिंग एन एरिया टू बी रिजर्व्ड, प्रोटेक्टेड, विलेज फॉरेस्ट. ठीक है, कोई भी एरिया को डिक्लेयर करना, क्या डिक्लेयर करना कि वो रिजर्व है, फॉरेस्ट है, प्रोटेक्टेड है या फिर विलेज फॉरेस्ट है, वो एक प्रोसीजर प्रोवाइड करता है. उसके बाद डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन, फिर रिजर्व फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा रहेगा, उसके बाद प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, उसके बाद विलेज फॉरेस्ट. ठीक है, अब देखते हैं रिजर्व फॉरेस्ट. स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड एज रिजर्व फॉरेस्ट. लेकिन उसमें क्या कैच रहेगा, तो ऑल द एक्टिविटीज आर प्रोहिबिटेड अनलेस परमिटेड इन रिजर्व फॉरेस्ट. दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट देखा जाए तो स्टेट गवर्नमेंट में कॉन्स्टिट्यूट एनी फॉरेस्ट लैंड और वेस्ट लैंड नॉट इंक्लूडेड इन रिजर्व फॉरेस्ट, जो रिजर्व फॉरेस्ट में नहीं रहेगा. एज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ऑल एक्टिविटीज इज आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड इन PF दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट. अब विलेज फॉरेस्ट क्या रहेगा, तो एरिया ऑफ लैंड कॉन्स्टिट्यूटेड एज रिजर्व फॉरेस्ट दैट द स्टेट गवर्नमेंट कैन असाइन टू अ विलेज कम्युनिटी. ठीक है, तो जो रिजर्व फॉरेस्ट में रहेगा उसके बाद जो विलेज कम्युनिटी को दे दिया जाएगा वैसे एरिया को विलेज फॉरेस्ट बोला जाएगा. ठीक है, द फॉरेस्ट स्टेट सेटलमेंट ऑफिसर is appointed to inquiry into determine the existence, nature and extent of any rights. We recently amended the definition of trees to remove the word bamboo. It means bamboo growing in non-forest areas. जो bamboo non-forest area में जो grow करेंगे will be waived of the requirement of permission फॉर इट्स फेलिंग और ट्रांसपोर्टेशन फॉर इकोनॉमिक यूज़. ठीक है, आप उसको इकोनॉमिक यूज़ के लिए लेके जा सकते हैं. अब फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 ये क्या कहता है, तो प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिक्वायर्ड फॉर डाइवर्शन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फ्रॉम नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस. मतलब एक फॉरेस्ट एरिया को अगर आप नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो एक प्रायर अप्रूवल ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट चाहिए. फिर उसके बाद अन एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द एक्ट एडवाइसेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑन दिस अप्रूवल. तो एक एडवाइजरी कमेटी जो कि सेटअप किया जाएगा बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो बताएगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को व्हाट शुड बी डन. उसके बाद एक्ट डील्स विद द 4 कैटेगरी ऑफ फॉरेस्ट दैट इज रिजर्व फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड प्राइवेट फॉरेस्ट. उसके बाद 1972 अमेंडमेंट में देखा जाए तो इट्स provisioned for allowing some non-forest activity in forest without cutting trees or limited cutting with prior approval of central government, where it gives state the responsibility and power to identify and notify forest. The act recognized the concept of deemed forest, that is area that are not officially classified as forest but are ecologically important and have forest like characteristics. ठीक है, मतलब अभी फिलहाल वो फॉरेस्ट एज एन असाइन किया नहीं गया है. सच एरियाज इंक्लूडेड इन दिस एक्ट. आप देखते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 ये क्या कहता है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत रिसेंट में है. तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2023 इनेक्टेड इन जुलाई अगस्त 2023 जो एम करता है क्लैरिफाई द स्कोप ऑफ डीम्ड फॉरेस्ट एंड एड्रेसेस कंसर्न रिलेटेड टू फॉरेस्ट लैंड एंड मैनेजमेंट.
उसके बाद अगर हम फीचर्स और डिटेल्स पे देखते हैं तो स्कोप ऑफ फॉरेस्ट लैंड अंडर द एक्ट, तो स्कोप क्या रहेगा, तो देखते हैं इंक्लूडेड कैटेगरीज में। तो लैंड डिक्लेयर्ड एज फॉरेस्ट अंडर द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और एनी अदर लॉज और नोटिफाइड एज फॉरेस्ट आफ्टर अक्टूबर 25, 1980, ठीक है, वो पहला कैटेगरी हो गया। उसके बाद लैंड कवर्ड फ्रॉम फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट बिफोर दिसंबर 12, 1996। उसके बाद एग्जाम्पशन फ्रॉम द एक्ट, एग्जाम्पशन क्या रहेगा, तो लैंड यूज एग्जाम्पशन दैट इज अप टू 0.10 हेक्टर फॉर द कनेक्टिविटी अलॉन्ग रोड्स एंड रेलवेज। उसके बाद अप टू 10 हेक्टर फॉर security related infrastructure और up to 5 hectare for public utility projects in left wing extremism affected districts, okay। और strategic project में देखा जाए तो exemptions for national security protection projections within 100 kilometer of international border, the line of actual control and line of control। उसके बाद परमिटेड एक्टिविटीज़ इन फॉरेस्ट लैंड, तो क्या क्या परमिटेड है, तो एक्टिविटीज़ फॉर कंजर्वेशन मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट और एक्सेप्शन फ्रॉम द स्पेसिफिक एक्टिविटीज सच एज जूस, इको टूरिज्म फैसिलिटीज़, सिविकल्चर्स ऑपरेशंस एंड सर्टेन सर्वेस। उसके बाद असाइनमेंट लीजिंग ऑफ द फॉरेस्ट लैंड, दैट इज प्रायर अप्रूवल रिक्वायरमेंट है ये, जो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल इज मैंडेटरी फॉर असाइनिंग फॉरेस्ट लैंड टू अन एंटिटी नॉट लिमिटेड टू प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। उसमें रेगुलेटरी ओवरसाइट देखा जाए तो द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अथॉरिटीज टू डिफाइन टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर सच असाइनमेंट। फिर द नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988, ये क्या कहता है, तो इट इन्वेसाइजेस टू हैव अ मिनिमम ऑफ 1/3 ऑफ टोटल लैंड एरियाज ऑफ द कंट्री अंडर द फॉरेस्ट और ट्री कवर। एज पर इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट, फॉरेस्ट कवर इज डिफाइंड एज, क्या डिफाइन करता है, ऑल लैंड more than 1 hectare in area with a tree canopy density of more than 10% irrespective of ownership and legal status. Such lands not necessarily be recorded forest area. It also includes orchards, bamboos and palms. अब फॉरेस्ट एरिया वर्सेस फॉरेस्ट कवर, चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे एरिया, कितना एरिया वो फैला हुआ है, और कवर कितने एरिया को वो कवर कर पाता है, ठीक है, एज इन लेमैन में मैंने आपको बताया होगा। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ फॉरेस्ट एरिया। तो ज्योग्राफिक एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन गवर्नमेंट रिकॉर्ड, और वहीं पे फॉरेस्ट कवर लैंड विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10%, मतलब ट्री कैनोपी डेंसिटी मोर देन 10%, ये कैनोपी हो गया इसका, ठीक है, मोर देन 10% एंड एरिया ऑफ मोर देन 1 हेक्टर, तो 1 हेक्टर या फिर 10% आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद लीगल बेसिस देखा जाए तो डिनोट्स द लीगल स्टेटस ऑफ लैंड एज फॉरेस्ट अंडर लॉ लाइक द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, और यहाँ पे फॉरेस्ट कवर में मैंशन सच एज सच इन द स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। उसके बाद नेक्स्ट है बेस्ड ऑन फॉरेस्ट एरिया में देखा जाए तो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, और वहीं पे फॉरेस्ट कवर में फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद कंस्टिट्यूएंट्स में देखा जाए तो इंक्लूड्स रिजर्व फॉरेस्ट, दैट इज प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एंड एरिया रिकॉर्डेड एज फॉरेस्ट इन रेवेन्यू और स्टेट लोकल लॉ में इंक्लूड एरिया विथ वेजिटेशन कवर, बैंक्स और डेंसिटी लेस देन 10%, और यहाँ पे इंक्लूड्स नेचुरल फॉरेस्ट, प्लांटेशन एंड एरिया आउटसाइड रिकॉर्ड फॉरेस्ट विथ ट्री कैनोपी डेंसिटी ग्रेटर देन 10%। उसके बाद स्कोप देखा जाए तो बेस्ड ऑन गवर्नमेंट्स रिकॉर्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव क्लासिफिकेशन, और यहाँ पे बेस्ड ऑन ट्री कैनोपी डेंसिटी एंड स्पेटियल असेसमेंट। उसके बाद एडिशनल नोट में देखा जाए तो नॉट ऑल रिकॉर्ड्स फॉरेस्ट एरियाज हैव वेजिटेशन कवर और सफिशिएंट डेंसिटी, और यहाँ पे एरिया आउटसाइड रिकॉर्ड्स फॉरेस्ट विथ मोर देन 10% कैनोपी डेंसिटी आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन द फॉरेस्ट कवर असेसमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है फॉरेस्ट कवर, इंडियन स्टेट्स ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। सबसे पहले वेरी डेंस फॉरेस्ट होगा, उसके बाद मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, फिर ओपन फॉरेस्ट, फिर स्क्रब्स और भी होगा। चलिए पहले इतना पहले देख लेते हैं। तो वेरी डेंस फॉरेस्ट में सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में देखा जाए तो ऑल लैंड्स विथ ट्री कवर इंक्लूडिंग मैंग्रोव कवर भी लिया जाए तो जिसका कैनोपी डेंसिटी कितना होना चाहिए 70% एंड अबव, और वहीं पे मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट का कितना होना चाहिए कैनोपी का डेंसिटी 40% टू 70%, ओपन फॉरेस्ट का 10% एंड 40%, और स्क्रब रीजन का कितना होना चाहिए, तो ऑल फॉरेस्ट लैंड विथ पुअर ट्री कवर मेनली ऑफ स्मॉल और स्टंटेड ट्रीज हैविंग कैनोपी डेंसिटी लेस देन 10%, ओके। उसके बाद नेक्स्ट हमारा फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 FRA 2006, ये क्या कहता है, तो द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द रेस्टिट्यूशंस ऑफ डिफ्राइज फॉरेस्ट राइट अक्रॉस इंडिया। इट प्रोवाइड्स फॉर इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन
and people livelihood rights and strengthening the local self governance। ये कब पूछा गया था? 2021 में। फिर से बताते हैं द एक्ट क्या प्रोवाइड करता है? रेस्टिट्यूशन ऑफ डिप्राइव्ड फॉरेस्ट, ठीक है, राइट्स एक्ट अक्रॉस इंडिया। फिर इट ऑल्सो प्रोवाइड द इंटीग्रेटिंग कंजर्वेशन एंड पीपल्स लाइवलीहुड राइट, मतलब कंजर्वेशन और उसके रहन सहन के लाइवलीहुड राइट्स को भी ये प्रोटेक्ट करता है। एंड स्ट्रेंथन द लोकल सेल्फ गवर्नेंस। उसमें फॉर फर्स्ट टाइम FRA रिकॉग्नाइज्ड एंड सिक्योर्स that is community rights is in the addition to their individual rights, for right to intellectual property and traditional knowledge, for related to biodiversity and cultural diversity, for right of displaced community and rights over developed activities, for applicable to tribal and other traditional forest dwelling communities, or the nodal agency for implementation of Ministry of Tribal Affairs, that is MOTA। ये कब पूछा गया था? UPSC 2021 में। उसके बाद नेक्स्ट है रिकॉग्नाइजेज द राइट ऑफ ओनरशिप एक्सेस टू कलेक्ट use and dispose of minor forest produce, that is FRA defines minor forest produce to include non-timber forest produce of plant origin by tribals। उसके बाद right conferred under the act shall be heritable but not alienable or transferable। उसके बाद national park and sanctuaries have been included along with the reserve forest and protected forest for the recognition of rights। फिर forest right acts only recognizes pre-existing rights which are already being exercised by eligible person in national park and sanctuaries। उसके बाद secures the tenure of existing forest dwellers but no new rights are being created। The forest right acts identifies 4 types of rights। 4 types में सबसे पहले आएगा title rights, that is give rights to ownership to land फार्म्ड फॉरेस्ट dwellers, that is maximum of 4 हेक्टर। फिर यूज राइट में देखा जाए तो राइट्स ऑफ dweller एक्सटेंडेड टू एक्सट्रैक्टिंग माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रेजिंग एरियाज एक्सेट्रा। फिर रिलीफ एंड डेवलपमेंट एरिया में रिहेबिलिटेशन इन द केस ऑफ इलीगल एविक्शंस। और फॉरेस्ट मैनेजमेंट राइट्स में देखा जाए तो राइट टू प्रोटेक्ट, रीजेनरेट और कंजर्व और मैनेज एनी कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज। अब क्राइटेरिया एंड एविडेंसेस फॉर फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स, दैट इज FD/ST टू क्लेम राइट्स अंडर FRA क्या है? तो मस्ट बी ST इन एन एरिया। उस प्राइमरली रिसाइडेड, मतलब क्या क्राइटेरिया बता रहा है? फॉर फॉरेस्ट ड्वेलिंग शेड्यूल्ड ट्राइब्स टू क्लेम राइट्स अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट, मतलब अपना क्लेम को वो कैसे मतलब लीगलाइज कर सकता है। तो सबसे पहले वो क्या होना चाहिए? वो शेड्यूल्ड ट्राइब इन दैट पर्टिकुलर एरिया होना चाहिए। उसके बाद प्राइमरली रिसाइडेड इन द फॉरेस्ट और लैंड बिफोर December 2005, तो 2005 से पहले वो वहाँ पे रह रहे होंगे। उसके बाद डिपेंड्स ऑन फॉरेस्ट और फॉरेस्ट लैंड फॉर लाइवलीहुड नीड्स। उसके बाद क्राइटेरिया फॉर अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर, दैट इज OFTD टू क्लेम राइट्स अंडर FRA। तो सब दूसरा क्राइटेरिया क्या होगा? तो प्राइमरली रिसाइडेड इन द फॉरेस्ट फॉर 3 जनरेशन, दैट इज 75 ईयर बिफोर December 2005, डिपेंड ऑन फॉरेस्ट फॉर लाइवलीहुड नीड्स। उसके बाद इफ अन OTFD, that is other traditional forest dwellers village establishes its eligibility under the act, there is no need for every individual to establish its eligibility separately। ठीक है, तो सबको एक एक करके अपना एलिजिबिलिटी सेट करने की जरूरत नहीं है। उस वक्त ग्राम सभा देखा जाए तो डेजिग्नेटेड एज द competent authority for initiating the process of determining the nature and extent of individual or community forest right। ठीक है, तो कौन इसे देखेगा? ग्राम सभा देखेंगे। तो डिसीजन कैन बी अपीयर्ड बिफोर अ कोर्ट। ठीक है, अब चलिए देखते हैं एक बार क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट नोटिफिकेशन अंडर फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 ये है क्या? तो 2011 गाइडलाइंस by Ministry of Environment, Forest and Climate Change for critical wildlife habitat to notify a critical wildlife habitat. The FRA requires states government to establish that the presence of right holder is causing irreversible damage to wildlife and their habitats। फिर ग्राम सभा free informed consent must be given before any relocation of right holder in the is carried out। उसके बाद नेक्स्ट है 28th गाइडलाइन ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज में आइडेंटिफिकेशन देखा जाए तो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ अ स्टेट will notify a 7-member expert committee chaired by chief conservator of forest in charge of a national park or sanctuary for identification of for CWH, that is chief wildlife warden of state will notify a 7-member। ठीक है, उसके बाद CWH is an NP national park or sanctuary based on scientific and objective criteria relevant to protected area। The expert committee shall issue a क्या issue करना चाहिए? पब्लिक नोटिस जो 15 days in advances on intention to notify the CWH। उसके बाद फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय स्टैंडिंग कमेटी ऑन नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। तो फाइनल डिसीजन कौन लेगा? फाइनल डिसीजन विल बी टेकन बाय एक स्टैंडिंग कमेटी जो कि नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ रहेगा वो। ओके, फिर अदर
अदर लॉस एंड रेगुलेशंस देखा जाए तो बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 ये क्या कहता है, तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 क्या एम करता है, कंजर्व, promote or ensure, that is biological resources, promote their sustainable use or ensure fair and equitable sharing of benefits derived from their use with local communities। जिसका की फीचर क्या रहेगा, तो prohibited activities without approval, उसमें अप्रूवल देखा जाए तो फ्रॉम द नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी दैट इज NBA इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सेस टू बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, दैट इज रिसोर्स आर कमर्शियल यूज ऑफ Indian biological resources, the research transfer that is transferring research outcome based on Indian biological resources, उसको intellectual property rights that is IPR, claiming IPR on इन्वेंशंस बेस्ड ऑन इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। जिसका की फंक्शन किस तरह रहेगा, तो कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज, दैट इज सुपरवाइज द सस्टेनेबल यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड रेगुलेट द फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट विथ थ्रेटेंड स्पीसीज, दैट इज नोटिफाई एंड रेगुलेट द कंजर्वेशन एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ द थ्रेटेंड स्पीसीज, और रिपोजिटरीज में दैट इज डेजिग्नेटेड इंस्टीट्यूशन टू स्टोर एंड मैनेज द बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। अब लीगल प्रोविजन देखा जाए तो ऑफेंसेस अंडर द एक्ट्स आर कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल, और ग्रीवियंस रिलेटेड टू बेनिफिट शेयरिंग और रेगुलेटरी ऑर्डर्स आर हैंडल्ड बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब एक्सेप्शंस देखा जाए तो कमोडिटीज में सबसे पहले क्या क्या एक्सेप्शन रहेगा, तो इंडियन बायोलॉजिकल रिसोर्सेज traded as commodities that is limited to this purposes, और ट्रेडिशनल यूजेस में द ट्रेडिशनल नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस इन्वॉल्विंग बायोलॉजिकल रिसोर्सेज। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम कोलैबोरेटिव रिसर्च में सबसे पहले जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट विल फॉरेन इंस्टीट्यूशन सब्जेक्ट टू सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूवल। उस एग्रीकल्चरल यूज में एक्टिविटीज़ बाय फार्मर्स, livestock keepers or beekeepers and traditional healers। Regulatory and institutional frameworks are the acts establishes a 3-tier institutional framework as a national, state and local level। फिर entities देखा जाए तो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी और established type by established on at the national level। और functions का क्या रहेगा, तो promote biodiversity conservation and sustainable use और regulate करना है assess and benefit sharing। फिर oppose authorities IPR authorized IPR claims on Indian resources abroad, advice on biodiversity heritage site। ओके उसके बाद नेक्स्ट है हमारा स्टेट बायोडाइवर्सिटी बोर्ड। तो इसका स्टैब्लिशमेंट कैसे हुआ था, तो इस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 22 ऑफ द एक्ट। जिसका फंक्शन क्या रहेगा, ये एडवाइस करता है स्टेट गवर्नमेंट को ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, रेगुलेट कमर्शियल यूज एंड रिसोर्सेज सर्वे के बारे में। उसके बाद दूसरा है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कम्युनिटी। ये कैसे ये कब स्टैब्लिश हुआ था, तो स्टैब्लिश्ड कॉन्स्टिट्यूट बाय द लोकल बॉडीज, और सेक्शन 41 ऑफ द एक्ट। जिसका काम क्या है, तो प्रिपेयर पीपल्स बायोडाइवर्सिटी रजिस्टर, डॉक्यूमेंटिंग लोकल बायोलॉजिकल रिसोर्सेज, प्रमोट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट। दैट इज ये है क्या, तो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट एक ऐसा एरिया है जो रिकॉग्नाइज्ड फॉर द एक्सेप्शनल इकोलॉजिकल, फॉनल, फ्लोरल, जियोलॉजिकल और नेशनल सिग्निफिकेंस के लिए, जो डेजिग्नेट करता है अंडर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 इन इंडिया। दीज साइट्स क्या एम करता है, कंजर्व एंड प्रोटेक्ट द यूनिक इकोसिस्टम को कंजर्व और प्रोटेक्ट करना, और द species and habitats while promoting sustainable management, और these are notified by the state government। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन ये है क्या और इसका रूल्स क्या है, तो कोस्टल स्ट्रेच ऑफ सीज, बेस, estuaries, creeks, rivers and backwaters which are influenced by tidal action were declared coastal regulation zone in 1991। आपको फिर से ध्यान देना है, which are influenced by tidal actions were declared as coastal regulation zone। The regulation zone has been defined as area less than 500 from the high tides line, और national coastal regulation zone, national coastal zone management authority that is NCZMA, and state coastal zone management authority that is SCZMA stabilized for the enforcement and monitoring the CRZ rules। ठीक है, तो CRZ रूल्स में क्या करेगा ये, दीज अथॉरिटीज हैव बीन डेडिकेटेड पावर अंडर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986। द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ CRZ रूल्स इज डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट थ्रू देयर SCZMA। और द स्टेट क्या नीड करता है, to frame their own coastal zone management plan in accordance with the central rules। ओके अब देखते हैं कोस्टल रेगुलेशन जोन्स 1 मतलब रूल्स 2011 ये क्या कहता है, तो सेंट्रल
रेगुलेशन जोन 1 दैट इज ये जोन 1 में, जोन 2 में और जोन 3 में सब डिवाइडेड है। तो जोन 1 क्या रहेगा, तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव एरिया है ये। नो न्यू कंस्ट्रक्शन किया जा सकता है यहाँ पे एक्सेप्ट फॉर द फ्यू स्पेसिफाइड मोस्ट एसेंशियल एक्टिविटीज लाइक सपोर्ट एक्टिविटीज फॉर एटॉमिक एनर्जी, प्लांट एंड डिफेंस रिक्वायरमेंट, फैसिलिटीज रिक्वायर्ड फॉर द डिस्पोजल ऑफ ट्रीटेड एफ्लुएंट्स एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल गैसेस एंड सॉल्ट हार्वेस्टिंग। ठीक है, सिर्फ यहाँ पे कोस्टल रेगुलेशन जोन में सिर्फ इतना ही एक्टिविटीज कर सकते हैं जो मोस्ट एसेंशियल कहा गया है। ओके, अब कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 वहाँ पे क्या हो सकता है, दीज आर द एरियाज दैट हैज बीन डेवलप्ड अप टू अ क्लोज टू देयर शोर लाइन which include the designated urban area that are substantially built up or buildings permitted only on the landward side, मतलब जो सिर्फ लैंडवर्ड के साइड में रहेगा ऑफ द एग्जिस्टिंग ऑथराइज्ड स्ट्रक्चर। अब कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 ये क्या है, तो एरिया not coastal regulation zone 1 or coastal regulation zone 2 like rural and less built up urban area are relatively undistributed within 200 meters of the high tide lines and no development zone prohibits construction except for the repair। फिर in coastal regulation zone 3 from 200 to 500 members of HTL development of vacant plots is allowed for the dwelling units, hotels or beach resort under the specific condition। फिर coastal regulation zone 4 the activities impugning on the sea and tidal tradition and tidal influenced water bodies will be regulated except for the traditional fishing and related activities फिर undertaken by local communities। फिर no untreated sewage effluents pollutions for oil drilling shall be let off और डम्प। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन 2018 ये क्या कहता है, तो फॉर कोस्टल रेगुलेशन जोन 3 रूरल एरिया 2 सेपरेट कैटेगरी है, दैट इज 3A और 3B। तो 3A क्या है, तो फॉर एरिया विद पॉपुलेशन डेंसिटी कितना होना चाहिए 2161 पर स्क्वायर किलोमीटर एज पर 2011 सेंसस। उसके बाद द नो डेवलपमेंट जोन इज नाउ 50 मीटर फ्रॉम द हाई टाइड्स लेवल एज अगेंस्ट 200 मीटर फ्रॉम द स्टिपुलेटेड अर्लियर। फिर कोस्टल रेगुलेशन जोन 3B ये क्या कहता है, तो for areas with population density greater than 2161 per square kilometer continues to have a no development zone extending up to 200 meters from the high tide line। फिर no development zone that is 20 meter for all island close to the mainland coast and for all backward island in the mainland। फिर tourism infrastructure permitted in the coastal area। tourism infrastructure क्या क्या रह सकता है, तो temporary tourism facility होना चाहिए such as shacks, toilet blocks, चेंजिंग रूम, ड्रिंकिंग वाटर एक्सेट्रा हैव बीन परमिटेड। उसके बाद कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंसेस कैसे मिलेगा, तो प्रोजेक्ट विच आर लोकेटेड इन कोस्टल रेगुलेशन जोन 1 एंड कोस्टल रेगुलेशन जोन 4 जो दोनों में रहेगा ना विल बी डेल्ट विद कोस्टल रेगुलेशन जोन क्लियरेंस बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ठीक है, और द पावर ऑफ क्लियरेंस विद रिस्पेक्ट टू कोस्टल रेगुलेशन जोन 2 और 3 हैज़ बीन डिक्लेयर्ड डेडिकेटेड एट स्टेट लेवल। ठीक है, उसको इंटीग्रेटेड कोस्टल जोन मैनेजमेंट प्लान ICZM ये है क्या, तो ICZM जो है ना it is a process of management of coast using an integrated approach regarding all the aspects of coastal zones including geographical and political boundaries in an attempt to achieve sustainability। The concept was born in 1992 during the Earth Summit in Rio de Janeiro। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा It is a World Bank assisted project and being implemented under the Union Ministry of Environment, Forest and Climate Change। ठीक है, फिर बीच Environment and Aesthetic Management Service that is BEAMS ये क्या है, तो it is one of the initiative under the Integrated Coastal Zone Management Program जो एम करता है develop and maintain eco-friendly, clean and safe beach to boost the sustainable tourism। The initiative aims to help Indian beaches meet the Blue Flag standard, an इंटरनेशनल इको लेबल फॉर क्लीन एंड सस्टेनेबल बीचेस। अब ब्लू फ्लैग बीच ये है क्या, तो ब्लू फ्लैग बीच ये क्या है, एक एनुअल सर्टिफिकेशन है, इज एन इको लेबल सर्टिफिकेशन दैट बीच मरीना और सस्टेनेबल बोटिंग टूरिज्म ऑपरेटर्स कैन ऑब्टेन। इट वॉज स्टार्टेड इन फ्रांस इन 1985 एंड इन एरिया आउट ऑफ यूरोप इन 2001, मतलब 1985 में
फ्रांस में हुआ था, आउट ऑफ यूरोप, ये 2001 में। पर इट वॉज अवॉर्डेड बाई डेनमार्क बेस्ड फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, दैट इज FEE. ब्लू फ्लैग बीचेस आर selected based on 33 parameters. These criteria are divided into 4 major heads, that is water quality, environment management, environmental education and safety. The jury that selects the blue flag beach comprises member of UNEP, United Nations Environment Program. उसके बाद UN World Tourism Organization, that is WUN, WTO, फिर Foundation for Environmental Education, that is FEE, and IUCN. Spain has the highest number of blue flag beach, that is 729. अब ब्लू फ्लैग बीच ऑफ इंडिया कितना है टोटल? 12 ब्लू फ्लैग बीच है। और चंद्रभागा बीच और द गोल्डन बीच ऑफ इन उड़ीसा इज फर्स्ट बीच इन इंडिया। मतलब फिर से बताता हूँ, चंद्रभागा बीच इन उड़ीसा इज द फर्स्ट बीच, और द गोल्डन बीच उसको कहा गया है इन इंडिया एज वेल एज इन एशिया टू विन द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। द मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कडमाट बीच लोकेटेड इन लक्षद्वीप आइलैंड आर रिसेंटली रिसीव्ड द इको लेवल। ठीक है, कडमाट बीच। अब देखते हैं बीचेस नेम में, सबसे पहले शिवराजपुर बीच जो कि गुजरात में है, फिर घोघला बीच दैट इज दीव में है, फिर कासरगोड बीच जो कर्नाटका में है, फिर पडुबिद्री बीच ये कर्नाटका में है, फिर कपट बीच ये केरला में है, उसके बाद ऋषिकोंडा बीच ये आंध्र प्रदेश में है, फिर गोल्डन बीच ये उड़ीसा में है, कोवलम बीच ये तमिलनाडु, ईडन बीच पुडुचेरी, फिर राधानगर बीच अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, फिर थूंडी बीच लक्षद्वीप एंड कडमाट बीच ये लक्षद्वीप में है। उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं रूल्स फॉर हैजर्डस माइक्रो ऑर्गेनिज्म जेनेटिकली एंजेंड ऑर्गेनिजम्स और सेल्स इन 1989। ये है क्या? तो ये एम करता है प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, नेचर एंड हेल्थ बाय सेफ्टी इन कनेक्शन विद द एप्लीकेशंस ऑफ जीन टेक्नोलॉजी एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। प्रेजेंटली देयर 6 कमिटीज। तो 6 कमिटी में सबसे पहला है रिकमेंडेशंस DNA एडवाइजर कमेटी, दैट इज RDAC। ये क्या है? ये एक एडवाइजरी बॉडी है जो रिकमेंड करता है सेफ्टी रेगुलेशंस इन रिकॉम्बिनेंट रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। उस पर रिव्यू करता है कमिटीज ऑन जेनेटिक मैनिपुलेशन, दैट इज RCGM, जो established अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी टू मॉनिटर द सेफ्टी रिलेटेड एस्पेक्ट्स इन द रिस्पेक्ट ऑफ ऑनगोइंग रिसर्च प्रोजेक्ट। उस पर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी, दैट इज GEAC, स्टैट्यूटरी बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूटेड इन फॉरेस्ट in Ministry of Environment, Forest and Climate Change under rules 1989, under the Environmental Protection Act 1986। ये कब पूछा गया था? UPSC 2015 को। स्टेट बायोटेक कोऑर्डिनेशन कमेटी SBCC, ये है क्या? तो मॉनिटरिंग रूल है। इट ऑल्सो हैज पावर टू इंस्पेक्ट द इन्वेस्टिगेट एंड टेक प्यूनिटिव एक्शन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी, दैट इज DLCs, इसका रोल क्या है? तो रोल इन मॉनिटरिंग द सेफ्टी रेगुलेशंस इन इंस्टॉलेशन, एंगेज इन यूज ऑफ GMOs, हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड एप्लीकेशंस इन द एनवायरनमेंट। फिर इंस्टीट्यूशनल बायो सेफ्टी कमेटी IBSC है क्या? तो एक स्टैब्लिश्ड इन GMO रिसर्च एंड टू इंटरफेस विद द RCGM इन रेगुलेटिंग इट। ठीक है, उसके बाद प्रोटेक्शन अगेंस्ट द केमिकल डिजास्टर। तो कैसे प्रोटेक्ट किया जाएगा? तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत जो पावर देता है टू सेंट्रल गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड द मेजर फॉर इंप्रूविंग द इन्वायरमेंट एंड सेट स्टैंडर्ड टू इंस्पेक्ट एन इंडस्ट्रियल यूनिट। उसके बाद भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था ना, जिसमें भोपाल गैस लीक प्रोसेसिंग ऑफ क्लेम्स एक्ट 1985, उसके तहत क्या कहा गया है? वो पावर देता है टू द सेंट्रल गवर्नमेंट टू सिक्योर द claims arising out of the connected with the भोपाल गैस ट्रेजेडी। उसके बाद पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये क्या कहता है? ये प्रोवाइड करता है रिलीफ टू द पर्सन अफेक्टेड बाय द एक्सीडेंट दैट ऑकर्स व्हाइल हैंडलिंग द हैजार्डस सब्सटेंस। उसके बाद नेशनल इन्वायरमेंटल अपीलेट अथॉरिटी एक्ट 1997, ये क्या करता है? ये हियर करता है अपील रिगार्डिंग द रेस्ट्रिक्शन ऑफ एरियाज इन विच any industries operations or processes or class of industries shall not be carried out or shall be carried out subject to certain safeguard under the Environment Protection Act 1986। उस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010, ये क्या कहता है? इस्टेब्लिशमेंट ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और इफेक्टिव एंड एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ causes related to environmental protection and conservation of forest। ओके, उसके बाद स्ट्रिक्ट वर्सेस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल में पार्टी इज नॉट लाइबल and need not pay compensation if hazardous substance escapes its premises by accident or by an act of God। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है? स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी प्रिंसिपल में ये पार्टी जो है ना, वो नॉट लाइबल टू नीड टू पे द कंपनसेशन नहीं देना है। क्यों? बाय द एक्ट ऑफ गॉड। फिर एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल, तो एब्सोल्यूट लाइबिलिटी प्रिंसिपल में क्या कहेगा? ए पार्टी इन अ हैजार्डस इंडस्ट्री कैन नॉट क्लेम एनी एक्सेम्पशन
it has to mandatorily pay compensation whether or not the disaster was caused by negligence or not. अगर वो negligence से हुआ है तो भी, अगर नहीं हुआ है तो भी you need to pay the compensation. Okay. उसके बाद the National Green Tribunal Act 2010 ये क्या कहता है? तो it incorporates the absolute liability principle and mandates its application even if the disaster caused is an accident. फिर absolute liability thus provides no exemption and part ऑफ आर्टिकल 21 दैट इज राइट टू लाइफ के तहत है ये. ओके. और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल 2010 ये क्या करता है? इससे क्वेश्चन भी पूछा गया एक बार नहीं, बहुत बार सच पूछा गया होगा. चलिए देखते हैं. मैंडेट्स टू डिस्पोज द कॉज ऑफ केसेस विद इन द 6 month ऑफ द रिस्पेक्टिव अपील. मतलब जब वो अपील हुआ होगा उसके अंदर, मतलब उसके 6 महीना के अंदर उसको डिस्पोज कर देना है. अब देखते हैं. इट वॉज इनेक्टेड इन द consonance with the right to healthy environment constructed as a part of right to life under the article 21. फिर प्रिंसिपल बीच में देखा जाए तो न्यू दिल्ली, मतलब प्रिंसिपल बेंच देखा जाए तो न्यू दिल्ली में है. और रीजनल बेंच कहाँ है? तो पुणे वेस्टर्न जोन बीच के लिए, फिर भोपाल सेंट्रल जोन बीच के लिए, चेन्नई सदर्न बेंच के लिए, और कोलकाता ईस्टर्न जोन के लिए, मतलब ईस्टर्न बेंच के लिए. अब मेंबर्स देखा जाए तो करेंटली 10 एक्सपर्ट्स मेंबर्स एंड 10 जुडिशियल्स मेंबर्स, दो द एक्ट्स अलाउ फॉर अप टू 20 ऑफ विच, मतलब 10 मेंबर हैं जो भी, मतलब though the act allows for 20 members, every bench of the tribunal must consist of at least 1 expert member and 1 judicial member. मतलब एक expert member होना चाहिए और एक judicial member होना चाहिए. अब चलिए चेयरमैन कौन होगा? तो सर्विंग या फिर रिटायर्ड जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया. द चेयरमैन ऑफ द ट्रिब्यूनल ऑल्सो सर्व्स एज अ जुडिशियल मेंबर. जिसके जुडिक्शन किस तरह होगा? तो ओरिजिनल जुडिक्शन होगा ऑन द मैटर ऑफ सब्सटेंशियल क्वेश्चन रिलेटिंग टू द इन्वायरमेंट एंड डैमेज टू द इन्वायरमेंट ड्यू टू द स्पेसिफिक एक्टिविटी. और पावर किस तरह रहेगा? तो ये बाइंडिंग ऑर्डर में रहेगा. दैट इज पावर टू ग्रांट द रिलीफ इन द फॉर्म ऑफ कंपनसेशन एंड डैमेज टू अफेक्ट द पर्सन. द राइट टू हियर ऑल द सिविल केसेस रिलेटिंग टू इन्वायरमेंटल इश्यूज एंड क्वेश्चंस दैट आर लिंक्ड टू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द लॉज लिस्टेड टू शेड्यूल 1 ऑफ द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट. ये कब पूछा गया था? यूपीएससी 2018 में पूछा गया था. उसके बाद दिस इंक्लूड द फॉलोइंग, दैट इज द वाटर एक्ट 1974, द वाटर सेस एक्ट 1977, द फॉरेस्ट एक्ट 1980, द एयर एक्ट 1981, द एनवायरमेंट एक्ट 1986, द पब्लिक लाइबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002 और नॉट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और फॉरेस्ट और इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 ये भी नहीं. फिर प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस तो किस तरह रहेगा? तो नॉट बाउंड बाय द प्रोसीजर लेड डाउन अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908. फिर इंडिया एविडेंस एक्ट 1872 बट शैल बी गाइडेड बाय द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस. फिर वाइल पासिंग ऑर्डर्स या फिर डिसीजंस या फिर अवार्ड, द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल विल अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल एंड पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल. ये सब सारा अप्लाई रहेगा उसमें. उसके बाद रिव्यूज एंड अपील्स में देखा जाए तो पावर टू रिव्यू इट्स ओन डिसीजन, वो अपना डिसीजन खुद से रिव्यू फिर से कर सकते हैं. उसके बाद इफ दिस फेल्स अन नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ऑर्डर कैन बी चैलेंज बिफोर सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days. तो जब मान लो वो डिसीजन दे दिया है और वो अपने डिसीजन को फिर से रीअफर्म नहीं कर रहे हैं तो यू कैन अपील इन सुप्रीम कोर्ट विद इन 90 days ऑफ द जजमेंट गिवन बाय नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल. ओके, तो फ्रेंड्स ये था हमारा चैप्टर नंबर 7 का डिस्कशन विच वी हैव डिस्कस्ड इन अ कम्प्रिहेंसिव मैनर. होप यू ऑल आर लाइकिंग दिस वीडियो लेक्चर एंड प्लीज डू हैव अ वॉच फॉर मिनिमम 2 times फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड थैंक्स. और जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो आपसे चैप्टर नंबर 8 दैट इज एनर्जी डिस्कस करेंगे. ओके, थैंक यू.